जालियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास से जुड़ी हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि साल 1919 में घटी थी। इस घटना की दुनिया भर में निंदा की गई थी। हमारे देश के आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन इस हत्याकांड के बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों के हौसले कम होने की जगह और मजबूत हो गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 1919 में जिसके कारण जालियांवाला बाग में मौजूद बेकसूर लोगों की जान ले ली गई थी? इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था? उसे क्या सज़ा मिली थी? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन देने जा रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और नीचे में लाइक वाले बटन को दबाकर हमारे वीडियो को लाइक कर दें। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था विरोध। साल 1919 में हमारे देश में कई तरह के कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए थे और इन कानूनों का विरोध हमारे देश के हर हिस्से में किया जा रहा था। 6 फरवरी साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रॉलेट नामक बिल को पेश किया था और इस बिल को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मार्च के महीने में पास कर दिया था, जिसके बाद यह बिल एक अधिनियम बन गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उसे बिना किसी अदालत के सामने पेश किए जेल में डाल दिया जा सकता था। इसके अलावा पुलिस 2 साल तक बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रख सकती थी। इस अधिनियम ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी। इस अधिनियम की मदद से भारत की ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों पर काबू पाना चाहती थी और हमारे देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती थी। इस अधिनियम का महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने विरोध किया था। गांधी जी ने इसी अधिनियम के विरोध सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में शुरू किया था। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत साल 1919 में शुरू किया गया। सत्याग्रह आंदोलन काफ़ी सफलता के साथ पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहा था और इस आंदोलन में भारतीय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारत के अमृतसर शहर में भी 6 अप्रैल 1919 में इस आंदोलन के तहत एक हड़ताल की गई थी और रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। लेकिन धीरे धीरे इस अहिंसक आंदोलन ने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया था। 9 अप्रैल को सरकार ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इन नेताओं के नाम डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल था। इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें अमृतसर में धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया था, जहां पर इन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। अमृतसर के ये दोनों नेता यहां की जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे और अपने नेता की गिरफ्तारी से परेशान होकर यहां के लोग 10 अप्रैल को इनकी रिहाई करवाने के मकसद से डिप्टी कमिश्नर मिल्स इरविंग से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद इन गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन, तार विभाग सहित कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया। तार विभाग में आग लगने से सरकारी कामकाज को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि इसी के माध्यम से उस वक्त अफसरों के बीच संचार हो पाता था। इस हिंसा के कारण 3 अंग्रेज़ों की हत्या भी हुई थी। इन हत्याओं से सरकार काफ़ी खफा थी। जालियांवाला बाग घटना की कहानी। 13 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग में कई संख्या में लोगों ने
इकट्ठा हुए थे। इस दिन इस शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इस दिन बैसाखी का त्यौहार भी था, जिसके कारण काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के हरिमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर आए थे। जालियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के करीब ही था, इसलिए कई लोग इस बाग में घूमने के लिए भी चले गए थे और इस तरह से 13 अप्रैल को करीब 20,000 लोग इस बाग में मौजूद थे, जिसमें से कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए एकत्र हुए थे। वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए भी आए थे। इस दिन करीब 12:40 पर डायर को जालियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली थी। यह सूचना मिलने के बाद डायर करीब 4 बजे अपने दफ्तर से करीब 150 सिपाहियों के साथ इस बाग के लिए रवाना हो गए थे। डायर को लगा कि ये सभा दंगे फैलाने के मकसद से की जा रही थी, इसलिए उन्होंने इस बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए अपने सिपाहियों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि इन सिपाहियों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई थी। वहीं गोलियों से बचने के लिए लोग भागने लगे, लेकिन इस बाग के मुख्य दरवाजे को भी सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया था और ये बाग चारों तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से बंद था। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने एक कुएं में कूद गए थे, लेकिन गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ समय में ही इस बाग की ज़मीन का रंग लाल हो गया था और लहूलुहान हो गया था। कितने लोगों की हुई थी हत्या? इस नरसंहार में 370 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस नरसंहार में 7 हफ्ते के एक बच्चे की भी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा इस बाग में मौजूद कुएं से 100 से अधिक शव निकाले गए थे। ये लाशें ज़्यादातर बच्चों और महिलाओं की थी। कहा जाता है कि लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इस हादसे में करीब 1000 लोगों की हत्या हुई थी और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 के करीब लोगों की मौत होने की पुष्टि की थी, ताकि उनके देश की छवि विश्व भर में खराब न हो। डायर के फैसले पर उठे सवाल। इस नरसंहार की निंदा भारत के हर नेता ने की थी और इस घटना के बाद हमारे देश को आज़ाद करवाने की कवायद और तेज़ हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों ने डायर के द्वारा किए गए इस नरसंहार को सही करार दिया था। बेकसूर लोगों की हत्या करने के बाद जब डायर ने इस बात की सूचना अपने अधिकारी को दी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने एक पत्र के जरिए कहा था कि डायर ने जो कार्रवाई की थी वो एकदम सही थी और हम इसे स्वीकार करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की अपनी उपाधि। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी जब रविंद्रनाथ टैगोर को मिली तो उन्होंने इस घटना पर दुखद प्रकट करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटाने का फैसला किया था। टैगोर ने लॉर्ड जेम्स फोर्ड, जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, उनको पत्र लिखते हुए इस उपाधि को वापस करने की बात कही थी। टैगोर को ये उपाधि यूके द्वारा साल 1915 ईस्वी में दी गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाया गया कमेटी। जालियांवाला बाग को लेकर साल 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी का अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर को बनाया गया था। हंटर कमेटी नामक इस कमेटी की स्थापना जालियांवाला बाग सहित देश में हुई कई अन्य घटनाओं की जांच करने के लिए की गई थी। इस कमेटी में
विलियम हंटर के अलावा 7 और लोग थे, जिनमें कुछ भारतीय भी मौजूद थे। इस कमेटी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के हर पहलू की जांच की और ये पता लगाने की कोशिश की कि डायर ने जालियांवाला बाग में उस वक्त जो किया था वो सही था कि गलत। 19 नवंबर साल 1919 में इस कमेटी ने डायर को अपने सामने पेश होने को कहा और उनसे इस हत्याकांड को लेकर सवाल किए। इस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए डायर ने जो बयान दिया था, उसके मुताबिक डायर को सुबह 12:40 पर जालियांवाला बाग में होने वाली एक बैठक के बारे में पता चला था, लेकिन उस समय उन्होंने इस बैठक को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। डायर के मुताबिक 4 बजे के आसपास वो अपने सिपाहियों के साथ बाग जाने के लिए रवाना हुए और उनके दिमाग में ये बात साफ थी कि अगर वहाँ पर किसी भी तरह की बैठक हो रही होगी तो वो वहाँ पर फायरिंग शुरू कर देंगे। कमेटी के सामने डायर ने ये बात भी मानी थी कि अगर वो चाहते तो लोगों पर गोली चलाए बिना उन्हें तितिर बितिर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद वापस वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते और डायर पर हंसते। डायर ने कहा कि उन्हें पता था कि वो लोग विद्रोही हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए गोलियां चलवाईं। डायर ने अपनी सफाई में आगे कहा था कि घायल हुए लोगों की मदद करना उनकी ड्यूटी नहीं थी। वहां पर अस्पताल खुले हुए थे और घायल वहां जाकर अपना इलाज करवा सकते थे। 8 मार्च 1920 ईस्वी को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और हंटर कमेटी की रिपोर्ट में डायर के कदम को एकदम गलत बताया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि लोगों पर काफ़ी देर तक फायरिंग करना एकदम गलत था। डायर ने अपनी सीमाओं को पार करते हुए ये निर्णय लिया था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पंजाब में ब्रिटिश शासन को खत्म करने की कोई भी साजिश नहीं की जा रही थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 23 मार्च 1920 ईस्वी को डायर को दोषी पाते हुए उन्हें सेना पद से छुड़वा दिया गया और उसे रिजाइन दिलवाया गया। डायर की हत्या। डायर सेवा निवृत्ति होने के बाद, सेना पद छोड़ने के बाद लंदन में अपना जीवन बिताने लगे, लेकिन 13 मार्च 1940 का दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उनके द्वारा किए गए हत्याकांड का बदला लेते हुए उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में उनको गोली मार दी। सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और कहा जाता है कि 13 अप्रैल के दिन वो भी उस बाग में मौजूद थे जहां पर डायर ने गोलियां चलवाई थी और सिंह एक गोली से घायल भी हुए थे। जालियांवाला बाग की घटना को सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। इस घटना के बाद से सिंह डायर से बदला लेने की रणनीति बनाने में जुटे हुए थे और साल 1940 ईस्वी में सिंह अपनी रणनीति में कामयाब हुए और उन्होंने जालियांवाला बाग में मारे गए लोगों की मौत का बदला ले लिया। उधम सिंह के इस कदम की तारीफ कई विदेशी अखबारों ने की थी और हमारे देश के अखबार अमृता बाजार पत्रिका ने कहा था कि हमारे देश के आम लोगों और क्रांतिकारियों उधम सिंह की कार्रवाई से गौरव महसूस करते हैं। हालांकि इस हत्या के लिए उधम सिंह को लंदन में साल 1940 ईस्वी में फांसी की सज़ा दी गई थी। वहीं कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए सिंह ने कहा था कि डायर को उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि वह इसी के लायक थे। वो हमारे देश के लोगों की भावना को कुचलना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको कुचल दिया। मैं 21 वर्ष से उनको मारने की कोशिश कर रहा था और आज मैंने अपना काम कर दिया है। मुझे मौत का डर नहीं है। मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। उधम सिंह के इस बलिदान का हमारे देश के हर नागरिक ने सम्मान किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने साल 1952 में सिंह को एक शहीद का दर्जा दिया था।
जालियांवाला बाग पर बनी फिल्म। इस घटना के ऊपर साल 1977 में एक हिंदी फिल्म भी बनाई गई थी और इस फिल्म का नाम जालियांवाला बाग रखा गया था। इस फिल्म में विनोद खन्ना और शबाना आज़मी ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा भारत की आज़ादी पर आधारित लगभग हर फिल्म में, जैसे लेजेंड ऑफ भगत सिंह, रंग दे बसंती, जालियांवाला बाग हत्याकांड को ज़रूर दर्शाया जाता है। जालियांवाला बाग से जुड़ी अन्य बातें। इस जगह पर बनाई गई स्मारक। जालियांवाला बाग में मारे गए लोगों की याद में यहाँ पर एक स्मारक बनाने का फैसला लिया गया था। साल 1920 में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और इस जगह को खरीद लिया गया था। जालियांवाला बाग पर एक समय में राजा जसवंत सिंह के एक वकील का अधिकार हुआ करता था। वहीं साल 1919 के समय इस जगह पर करीब 30 लोगों का अधिकार था। इस जगह को साल 1923 ईस्वी में इन लोगों से करीब 5,65,000 रुपये में खरीद लिया गया था। इस जगह पर स्मारक बनाने की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्ट बेंजामिन पोल्क को दी गई और पोल्क ने इस स्मारक का डिज़ाइन तैयार किया था। इस स्मारक का उद्घाटन 13 अप्रैल 1961 ईस्वी में कई नेताओं की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। इस स्मारक को बनाने में करीब 9 लाख रुपए का खर्चा आया था और इस स्मारक को अग्नि की लौ के नाम से जाना जाता है। अभी भी है गोलियों के निशान। जालियांवाला बाग आज के समय में एक पर्यटक स्थल बन गया है और हर रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग इस स्थल पर आते हैं। इस स्थल पर अभी भी साल 1919 की घटना से जुड़ी हुई कई यादें मौजूद हैं। इस स्थल पर बनी एक दीवार पर आज भी उन गोलियों के निशान हैं जिनको डायर के आदेश पर उनके सैनिकों ने चलाया था। इसके अलावा इस स्थल पर वो कुआं भी मौजूद है जिसमें महिलाओं और बच्चों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। आज भी इस हत्याकांड को दुनिया भर में हुए सबसे बुरे नरसंहार में गिना जाता है। इस साल यानी 2019 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड का 100वां बरस है। साथियों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड थे। यदि ये आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।